6 जिलों में सबकी नजर जीतन राम मांझी पर। गया के इमामगंज से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब हम आपको सीधे उनके गांव लिए चलते हैं। महाकार गांव है। जीतन राम मांझी मगध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने गया टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी भी की थी, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि राज्य के 6 मुख्यमंत्रियों के साथ ये मंत्री भी रह चुके हैं। तो सीधे पहले रीमा के पास चलते हैं, जो कि महाकार गांव में ही मौजूद है। वहां किस तरह की हलचल है, रीमा? देखिए, इंतजार अब जीतन राम मांझी का है, जो कुछ घंटों में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक ही यहाँ पर पोलिंग बूथ है जो हम दिखाना चाहेंगे। ये एक स्कूल बना जब जीतन राम मांझी ने राजनीति में कदम रखा। बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव है प्रसून जी, और सिर्फ 622 यहाँ पर टोटल वोटर हैं इस पूरे गांव में। बहुत कम घर हैं और सिर्फ 622 वोटर हैं जो यहाँ पर वोट डालेंगे। सुबह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुरक्षा के थोड़े से बंदोबस्त दिखाएं। ऊपर भी आप देखिएगा, नक्सली यहाँ पर बहुत ज्यादा हमले की आशंका थी, और ये क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में आता है जहां पर कुछ दिनों पहले नक्सलियों के पकड़े जाने की कई घटनाएं हुई थी। और इसी वजह से सिर्फ एक जो पोलिंग बूथ यहाँ पर है उसमें सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। AK-47 राइफल्स है, LMG राइफल है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर है। लेकिन जाहिर तौर पर जो पिछड़ापन इस गाँव का है, और इस गाँव में उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकास का नारा जो लगातार दिया जा रहा था, उसको हमने देखा यहाँ पर लोगों की नजर में, और उसी की मिसाल यहाँ पर लगातार लोग दे रहे हैं। और शायद जब वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो मन में भी एक वही विकास की भावना सबके दिल में है। पीछे लिखा हुआ है, मेरा वोट है अनमोल, ना लेंगे इसका मोल। इस इलाके में आप बता रहे हो कि पहली बार इस तरीके से कि स्कूल में वोटिंग की, तो क्या इससे पहले यहाँ के गांव वाले दूसरे गांव में जाते थे वोट डालने के लिए? इससे पहले रीमा, इस इलाके के लोग क्या दूसरे गांव में जाते थे वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, इससे थोड़ा सा आगे जो दूसरा गांव पड़ता है, इससे सटा हुआ, वहां पर 2 पोलिंग बूथ हैं, वहां पर जाते थे यहाँ के वोटर्स। लेकिन लोगों की जुबान पर एक बात जो हमने आज देखी यहाँ पर, वो यही बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से इस गांव का विकास पिछले 5 साल के भीतर बहुत ज्यादा हुआ है। अब इस गांव को लोग मिसाल के तौर पर देखने लगे हैं, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर सड़क भी देखेंगे, ये सड़क भी अभी कुछ ही समय पहले बनी है। और इसका क्रेडिट तो कम से कम यहाँ लोग जीतन राम मांझी को दे रहे हैं कि उन्होंने अपने गाँव में विकास का एक थोड़ा सा नारा दिया है। अब यहाँ पर अस्पताल भी बन गया है, ये स्कूल की बिल्डिंग भी देख रहे हैं जो इससे पहले कभी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। पक्की रोड बन गई है, नहर बन गई है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं कि ये सब चीजें, ये तमाम बातें उन्होंने 5 साल के भीतर देखी, और शायद यही वजह है कि लोगों में थोड़ा अब उत्साह पैदा हुआ है कि वो भी अब आगे बढ़ सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जो रोशनी है विकास की वो यहाँ पर अब कुछ हद तक दिखाई दे रही है। और जीतन राम मांझी जी का घर कितनी दूर है इस स्कूल से? दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा घर यहाँ पर जो है वो जीतन राम मांझी का है, कुछ ही मीटर की दूरी पर है। बल्कि हम दिखा सकते हैं कि ये जो बड़ा हरे रंग का एक बड़ा सा एक घर दिख रहा है, जिसमें AC भी लगा हुआ है। इस गांव में बिजली और पानी खासकर नहीं है, लेकिन इस घर में AC भी दिखाई देता है, डिश एंटीना भी दिखाई देता है। और उनकी धर्म पत्नी जीतन राम मांझी की यहीं पर रहती हैं। हालांकि बच्चे उनके यहाँ नहीं रहते, वो खुद राजनीति में होने के चलते यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी यहीं रहती है। कुछ देर बाद वो भी यहाँ पर आएंगी वोट डालने के लिए। जाहिर है कि विकास हुआ है तो थोड़ा सा घर का भी विकास उनके हो गया है, लेकिन जाहिर है कि जो सिर्फ 622 वोट है, कम वोट है इस गाँव के, लेकिन कम वोटों की वजह से भी इस सुरक्षा के बीच वो जरूर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। चलिए, आपने घर दिखाया, वहां टावर भी दिखाई दे रहा था, जो मोबाइल टावर होता है, वहां फोन ड्रॉप नहीं होता होगा, फोन कॉल। ये हम लोग की लाइन कटेगी नहीं, आप बने रहे हमारे साथ। हम दूसरों के पास चले। एक सवाल संजय जी, ये जो स्थिति होती है गांव की, खास तौर से जो बता रही हैं कि पहली बार जुड़ा है, वो 622 वोट है, इससे पहले ये जाते हैं, अगर जीतन राम मांझी ना होते, उतने कद्दावर ना होते, एक पहचान ना होती, तो गाँव तो फिर दूसरे गाँव में जाना पड़ता है? नहीं, निश्चित रूप से ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जीतन राम मांझी के उस गांव से होने से गांव का विकास हुआ है। सड़कें बन गई, स्कूल बन गया, अस्पताल आ गया, उस गांव में एक
अब पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि क्या सिर्फ एक गांव का विकास या पूरे बिहार का विकास? हम इसके आगे जरा सा बताएं रामकृपाल जी, क्या ये माना जाए कि हमारे यहाँ विकास कद्दावर नेताओं से ही जुड़ा है? अगर वो जिस इलाके में रहता है वहाँ विकास होगा? प्रसून जी आज बिल्कुल सही कह रहा आपने कहा है संजय जी ने। आज मैं सवेरे एक चीज़ देख रहा था, कुछ आंकड़ा ऐसे देख रहा था, तो एक तो सही है कि नेताओं के घरों का, जैसा आपके संवाददाता ने कहा, विकास उनके घरों में जरूर दिखता है। एवरेज विधायकों की, बिहार के विधायकों की 5 साल पहले जो एवरेज सैलरी थी, शायद अगर मैं फिक्र नहीं भूल रहा हूँ मैं, तो उसमें पिछले 5 साल में करीब करीब 10 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। 5 साल में 10 गुना, यानी मैं देख रहा था 87 लाख का एवरेज आ रहा है एक विधायक का। तो अगर आप उन आंकड़ों को, और मैं देख रहा था कि वो आंकड़े हो सकता है कि थोड़ा हाइपरबोलिक हो या कहीं भी होगा, लेकिन उस सच्चाई के आसपास ही होंगे। तो ये मैं नहीं कहता सिर्फ बिहार में है, ये पैटर्न हर जगह पे है। तो कहीं ना कहीं वेल्थ कंसंट्रेशन होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो, जैसे आप बोलते हैं, उसका समान वितरण नहीं होता है, वो एक टापू के रूप में नजर आएगा। वो कोई बड़ी जाति का होगा, राजनीति में बड़े पद का होगा, आप उसके घर को देख लीजिए विकास के पैमाने। और जैसा मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ कि एक अभी आपने एक जगह का सीन देखा, मैं कहूँगा मांझी जी का घर जो है, वो जो इसके पहले जहाँ पोलिंग हो रही थी, जहाँ का आप दिखा रहे थे, उससे 1000 टाइम बेटर है। कम से कम वहाँ एंटीना मुझे दिख रहा है और टावर पर लगा हुआ है, शायद वो किसी मोबाइल फोन का होगा, मोबाइल टावर ही था वो। हाँ, मोबाइल टावर था। ये जो ये है, ये सब जगह यही नहीं। हमारा सवाल हम, लेकिन प्रसून, मैं इसी संदर्भ में एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है विकास इस गांव का, जैसा होता है मुख्यमंत्रियों के गांव का। भाई एक सैफई गांव है उत्तर प्रदेश में, वह तो ऐसा लगता है कि वो न्यू जर्सी का एक मोहल्ला है, मतलब इस तरह का। तो अब वहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, न जाने क्या क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश तो नहीं विकसित हुआ 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, और उनके पुत्र आज मुख्यमंत्री हैं। मेरा ये कहना है कि आप मुख्यमंत्री हों, चाहे आप सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों, सिर्फ अपने मोहल्ले, अपने गांव के विकास से क्या होगा जब तक आप अपने पूरे इलाके को, अपने क्षेत्र को विकसित नहीं करेंगे। जब यही कह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है, आर्थिक रूप से जो विकास हुआ है, वो HEC एक आती है तो उसके इर्द गिर्द एक विकास का खांचा, टापू बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई बिल्डिंग ही खड़ी हो रही होती है तो अगल बगल खोमचे वाले को नौकरी मिल जाती है। यानी कोई ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट का है नहीं हमारे पास। आई थिंक आपका सवाल बहुत सही सवाल है, और ये दरअसल भारत के विकास का सवाल है, जो आमतौर पे मीडिया भी इसको मिस करता है। देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखिए हमारे यहाँ जब तक आप स्ट्रक्चर को तोड़कर डेवलपमेंट की नई इबारत नहीं लिखते, कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, तब तक विकास सार्वभौमिक नहीं होता। जब उदाहरण के तौर पे, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर में आए तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, नई न्यू कश्मीर पॉलिसी। और न्यू कश्मीर पॉलिसी का जो सबसे मेजर कंपोनेंट था वो था लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स जब उन्होंने लागू किया तो पंडित नेहरू के राष्ट्रीय स्तर पर रिजीम के बावजूद देश में कहीं नहीं हुआ था, पहला सूबा था कश्मीर। और उन्होंने कहा कि विदाउट कंपनसेशन हम जमीनें जब्त करेंगे, जो जोत रहे थे उनको जमीनें देंगे। कश्मीर बदल गया। आतंकवाद, उग्रवाद के नाम पर हम जानते हैं 1989 के बाद, लेकिन कश्मीर की इकॉनमी, कश्मीर का आम जीवन खुशहाल हुआ, यह साफ दिखता है। कर्नाटक को ले लिए देवराजर्स ने किया, केरल को ले लिए नंबूद्रिपाद ने किया। तो ये जो खुशहाली आई है पूरे जीवन में वो दिखाई देती है, पूरे समाज में दिखाई देता है। इवन तमिलनाडु, बिहार में एक आप इंडस्ट्री खड़ा कर दो एक इलाके में छोटी सी, कुछ भी नहीं होगा जब तक कि मेजर जो चैलेंज है। एक्चुअली देखिए, नीतीश कुमार ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था अपने कार्यकाल में, वो था मुखोपाध्याय कमीशन बनाना, बंदोपाध्याय कमीशन बनाना। और ये बंदोपाध्याय साहब वही थे जिन्होंने ऑपरेशन बरगा को बंगाल में, जिसकी नींव डाली थी ज्योति बसु के दौरान। लेकिन माफ कीजिएगा, यह नीतीश कुमार की सरकार पर जो गठबंधन के उनके दूसरे सहयोगी थे, जिसमें काफी लैंडलॉर्ड लॉबी के लोग थे, बड़े भूस्वामी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मेरी जो जानकारी है एक जर्नलिस्ट के तौर पे, उनका भारी दबाव था, और कुछ नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के लोगों का भी, कि उस लैंड रिफॉर्म्स की एक महत्वाकांक्षी योजना को
रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया गया। वो कमीशन की रिपोर्ट आज भी सरकार के पास है। दूसरा एक बड़ा कदम मुचकुंद दुबे ने शिक्षा में सुधार के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी रिपोर्ट दी, वह भी नीतीश कुमार का एक महानतम इनिशिएटिव था, लेकिन उसको भी आपने डाल दिया। तो मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, नो डाउट, और ये कदम पहले नहीं उठाए गए थे, लेकिन अभी करना काफी बाकी है। और ये तभी संभव है जब आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कोई ब्लूप्रिंट लेकर जाएंगे, और तभी ये संभव। हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फायदा क्या हुआ? नहीं, हम इस चीज को बढ़ाते हैं जरा। अनूप हमारे साथ चूंकि वहां से जुड़े हुए हैं कैमूर से, इस सवाल को हम ले जाते हैं जरा और आगे भी। अनूप, क्या है, शुरुआत में आपने दिखाया कि लंबी कतारें वहां पर शुरू हो चली थी वोट डालने के लिए, अब चूंकि 1 घंटा हो चुका है। देखिए, 1 घंटा हो चुका है, वोटर्स अभी भी आप देख सकते हैं लाइन यहाँ लंबी लगी हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असक्त हैं, तो वो लाइन में हैं, बैठे हुए हैं। तो वोटिंग का जो ट्रेंड है, हम ये देख रहे हैं प्रसून की युवा अभी तक बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आया है, और सबका कहना यही है कि विकास के नाम पे वोट देना है। विकास किस तरह का हो, कैसा हो, मुझे लगता है कि जो कैमूर की स्थिति है वो अभी भी वही बुनियादी विकास ये चाहते हैं। सड़क हो जाए ठीक, बिजली ठीक हो जाए, पानी ठीक हो जाए, सीवर ठीक हो जाए, स्कूल अगर है तो स्कूल ठीक हो जाए। हम 1 मिनट जरा आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल जी, जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं, क्या उन अशोक सिंघल जी जरा बात कीजिए। हाँ अशोक सिंघल जी, बात कीजिए। जी प्रसून, मेरे साथ अरुण कुमार जी जो जहानाबाद के सांसद हैं, और उनका गांव भी है, यहाँ वोट डालने आए हैं। अरुण जी, मुद्दा विकास को लेके चले थे तमाम पार्टियां, लेकिन भटकते भटकते अपशब्द, और आपने भी कहा था नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे, उसको लेके भी काफी आलोचना हुई आपके बयान की। देखिए, जिस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी, जीतन राम मांझी पर जब अनंत सिंह ने हमला किया था, तो उस समय नीतीश कुमार आनंद ले रहे थे, और मैंने राज्यपाल महोदय से मिल करके कहा था गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये संदर्भ था कि जिस आदमी को इस्तेमाल करना होता है वो इस्तेमाल करते हैं, इसी संदर्भ में कहा था। और अहंकार तोड़ने की बात, निश्चित तौर से जीतन राम मांझी को जब आम नहीं तोड़ने दिए तो छाती किसी से कैसे तोड़वा सकते हैं? पर अरुण, शब्द है, और उस शब्द का भाव है अहंकार तोड़ना। लेकिन आप वोट डाल के दिखाइए। आप अरुण जी विकास की बात कर रहे थे, तमाम आम वोटर भी चाहते हैं विकास होना चाहिए, जो बेसिक मुद्दे हैं उनके, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में लग रहा है कि दूसरी चीजें ज्यादा हावी हो गई हैं। देखिए, मैंने जात और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति की है, पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी को इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने जात और धर्म से ऊपर उठ करके देश को दुनिया में प्रतिष्ठित किया है। राज्य में भी इसकी परिकल्पना हो और विकास के रास्ते पर हम चलें। हम कभी नहीं भटके हैं, ये भटकाव महागठबंधन के लोगों में। लेकिन ये बात तो सही है, जातीय समीकरणों को देखते हुए भी कैंडिडेट दिए जाते हैं और इसको इग्नोर नहीं किया। वो तो एक डोमिनेंट फैक्टर है, बट राष्ट्रीयता जहाँ सामने खड़ी होती है, ये रिलीज होता है, ये लूज होता है, और वही हुआ है। जो राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत हैं उन्होंने विकास को ही मुद्दा माना है। लेकिन विकास की बात तमाम लोग करते हैं, लेकिन चुनाव में जिस ढंग से देखा गया, फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज, कहीं शैतान की बात हो रही है, कहीं दूसरे शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या ये उचित है राजनीति के लिए? नहीं, ये जितने शब्द प्रयोग में आए हैं सब इन्हीं लोगों के दिए हुए हैं। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने भी किया है। जब खुद लोग कह रहा है कि मेरे ऊपर शैतान चढ़ गया था, तो उस बात को हमने कहा कि अभी शैतान चढ़ गया है, तो आगे के दिनों में क्या होगा। लेकिन विकास मुद्दा कहीं गौण नहीं हो गया नेताओं के लिए? जातीय समीकरण, दूसरी चीजें जो एनडीए के लोगों ने बराबर बिजली पानी की बात की है, गरीबी से लड़ने की बात की है, हिंदू और मुसलमानों को भी गरीबी से लड़ने की नसीहत दी गई है। इसलिए हम कहीं नहीं भटके हैं, हमारा बिल्कुल केंद्र विकास है, विकास। लेकिन लड़ने की बात तो हमेशा की जाती है कि इन जरूरतों के लिए लड़ेगी कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकारें हो, लेकिन आज भी एक गांव हो या शहर हो, उनको बुनियादी जरूरतें नहीं मिल पाई है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आज भी नहीं, आज भी वो विकास के लिए तरस रहे हैं। विकास की बात करते हैं अरुण जी। हम इसी विद्यालय में बोरा पर पढ़े हैं, और जो कल पढ़ाई थी आज नहीं है। जो चाहे जिस जाति या धर्म के लोग पढ़े हों, इसी विद्यालय पर। मैं सांसद जब पहली बार हुआ
तो मीना साहब कलेक्टर थे, मैंने अपने गांव को भवन नहीं दिया, मैं दूसरे जगहों में बना रहा था, उन्होंने कहा कि मैं बनवाऊंगा, तो ये भवन बना है। नहीं तो जो भवन था, जो खपड़ैल मकान था, जो बोरा पर व्यवस्था थी, उसके अंदर आत्मा था, शिक्षक थे, और इस शिक्षकत्व को बिल्कुल समाप्त जो लोगों ने कर दिया है, वो विकास की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा को समाप्त कर दिया। शिक्षा के बिना विकास बेईमानी है। जी धन्यवाद अरुण जी। ये थे प्रसून अरुण जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि एनडीए का मुद्दा हमेशा विकास रहा और उसी को लेकर चल रहे हैं। जी, बहुत तारीफ अरुण जी की कर रहे थे जब प्रधानमंत्री मोदी जहानाबाद में रैली कर रहे थे, कह रहे थे कि आपने कमाल की भीड़ जमा की है रैली में, इतनी तो लोकसभा में भी नहीं की थी, और प्राइम मिनिस्टर ने भाषण यहीं से शुरू किया था। लेकिन चूंकि अब सीधे हमारे साथ अनूप आप अपनी बात पूरी कीजिए, वहां पर किस तरह के महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, दिखाइए भी और बताइए भी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें कि सामने जो कतार है अभी काफ़ी लंबी थी, यहाँ तक थी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग कतार में है। और इस कतार में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो युवा वर्ग की है। युवा वर्ग काफ़ी उत्साह से वोट दे रहा है यहाँ पर, और जो हमारे पास सूचना आई है अभी, वो उसके मुताबिक लगभग 5% वोटिंग अभी इस विधानसभा क्षेत्र में हो चुकी है, जो हमारे पास अभी सूचना आई है। तो कुल मिलाकर वोटिंग की रफ्तार ठीक ठाक जा रही है, और उम्मीद की जाती है कि लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगातार यहाँ पर आते रहेंगे। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्गवार हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वोट देने हैं। बाबा, वोट दे दिए? कैसा लगा वोट देके? ठीक है। कितने बार वोट दिया? अपने लाइफ में कितनी बार वोट दिए हैं अब तक? अरे कई बार दिए हैं। क्यों देते हैं वोट? वोट क्यों देते हैं? इसलिए जिंदा दे देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आपके वोट से बदल जाएगी स्थिति? जो कुछ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो ये विश्वास है प्रसून, आप देख सकते हैं लगभग इनकी उम्र काफी ज्यादा होगी, लेकिन इनको विश्वास है कि मेरे एक वोट से जो है स्थिति बदल सकती है। तो ये हालात हैं कैमूर के, और ये हालात सिर्फ यही नहीं है, बाकी जो हमारे आसपास के विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो चैनपुर हो, रामगढ़ हो या भभुआ हो, हर जगह से हमारे पास सूचना आ रही है, लोग काफी उत्साह से यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। प्रसून, वो बाबा जी चले गए कि है? बाबा जी हैं आपके साथ कि चले गए? अनूप? नहीं, बाबा जी आगे निकल गए, उन्हें कुछ काम था। अच्छा, हमें लगता है जरा जानना ठीक है, अगली बार काफी उत्साहित हैं वोट देने के बाद। हाँ, नहीं, क्या करते हैं, कैसा चल रहा है, क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है, ये सब भी खैर नहीं, हम लोग इस पे आएंगे। लेकिन संजय जी, दो सवाल। एक, अरुण जी ने कहा जब जो सांसद हैं, मैं बोरा पर बैठकर पढ़ता था, तो उस समय की जो एजुकेशन थी, और ये किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो अपने पुराने दौर के शिक्षा को लेकर कहेगा शानदार था, लेकिन उस समय वो बोरे पर बैठता था या पेड़ के नीचे रहता था। अब इमारत खड़ी हो गई है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है, 6,000 रुपया मिल रहा है, बीएड की डिग्री 5,000 में मिल जा रही है। यह भी स्थिति इस देश की आ गई है। सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, या फिर जो बेसिक नीड्स और बेसिक किसी व्यक्ति के विकास की जो एजुकेशन का जिक्र, वही अगर हमारा कमजोर हो रहा है। और नौकरी दे दी हमने बहुत सारे शिक्षकों को, लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस इतने अंतर को कैसे पूरा किया जाएगा? दो बातें हैं प्रसून जी। अगर शिक्षा की क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें दो राय बिल्कुल नहीं हो सकती कि जो पहले की शिक्षा थी, जो पहले के शिक्षक थे, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, और आज जिस तरह की शिक्षा है, खासकर जिस राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। और लोगों का बिल्कुल एक मत है कि अब शिक्षा की स्थिति में बहुत गिरावट आया है। आपने दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सांसद जी कह रहे थे कि हम बोरे पे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, लेकिन ये भी बढ़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने बेहतर हुए हैं जितनी की ज़रूरत है। इमारतें बन गई, लेकिन आज भी इनमें बेंचों का अभाव होगा, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ शौचालय नहीं होंगे। और ये तो बिहार की बात है प्रसून जी। अगर मैं 2 मिनट के लिए वापस दिल्ली आ जाऊँ, दिल्ली के स्कूलों में जाके देखिए, यहाँ के स्कूलों में जाके देखिए, सरकारी देखिए कि 5-5 हजार विद्यार्थियों के बीच में 2-2, 3-3 ही सिर्फ शौचालय हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है जो ड्रॉप आउट रेट की बात होती है। तो हम एक छोटा सा नहीं, रामकृपाल जी, हम एक छोटे से सवाल के साथ आपका जवाब चाहेंगे। पहले भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने पलामू और बक्सर का जिक्र किया था, उनके डेवलपमेंट का, और ऐसे नहीं होनी चाहिए स्थिति। लेकिन हम बस्तर भी गए और डाल्टनगंज गए, दोनों के चौक पर राजेंद्र बाबू की तस्वीर है, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। प्रसून जी, ये हर जगह होता है। अभी एक उर्मिलेश जी ने बात उठाई, संजय जी ने बात उठाई, मैं बहुत
संक्षेप में बात करूंगा। बंगाल को कहते थे पुनर्जागरण वहीं शुरू हुआ, एज ऑफ रेनासा। 18वीं सदी में बंगाल से शुरू हुई जी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पहली प्रेसिडेंसी जो है बंगाल में थी जी, याद है। आज बंगाल का इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हालत है, सही है। सोचिए, जहां से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई उसकी क्या हालत है। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसके बगल में फूलन देवी के किस्से चलते रहे उन्नाव में, याद होगा आपको वो इलाका। मैं एक बात कह रहा हूं, कई तरह का देखिए विकास जो होता है। प्रसून जी जैसे भी शिक्षा की बात कर रहे थे, ये बताइए, अभी आपने एक बात कही थी बिहार में इतने IIT निकल रहे हैं। आज की तारीख में जितने ज़्यादा सिलिकॉन वैली में हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं, मुझे फक्र है इस बात का कि उसमें बिहार और हमारे इलाके के भी लोग हैं। मैं मानता हूं, देखिए शिक्षा का ब्रेक के बाद लौटते हैं सर। उसका ये कुछ लोग जब होते हैं ना, आप अगर 4 मेहमान को घर में बुलाएंगे तो बड़ा अच्छा खाना खिला लेंगे, लेकिन अगर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, शिक्षा में जो बड़ा एक भाई बेसिक बहुत बड़े पैमाने फैली है, लेकिन ये सही है कि वो डेडिकेशन नहीं है टीचर्स में। डिस्पाइट दैट आज की युवा पीढ़ी जिस तेजी से निकल करके पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान के लोग पढ़ लिख करके चैलेंज कर रहे हैं, उस पर मुझे गर्व है। चलिए, ये एक बहस का हिस्सा है कि आप जिस युवा पीढ़ी का जिक्र कर रहे हैं उस सूचना क्रांति के जरिए की बहुत इंफॉर्मेशन उसके पास है और दुनिया में पहले 200 में हमारा एजुकेशन सेंटर कोई नहीं आ पा रहा है, ये एक बहस का हिस्सा अलग है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में चूंकि बहुत बड़ा इलाका नक्सली प्रभावित इलाका है, तो ऐसे में वहां पर खास तौर से व्यवस्था की गई है आसमान से निगरानी करने की। जी, जिक्र हम ड्रोन का कर रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। नक्सलियों पर हवाई नजर, गड़बड़ी की खबर देगा नेत्रा। जो संदिग्ध कार्रवाई हो रही है या संदिग्ध गतिविधि हो रही है, कोई संदिग्ध इंसान है, उस सबको अपने कैमरों में कैद करता है और उसकी पूरी सूचना यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं पूरे यंत्र जो लगाए गए हैं उनमें सुरक्षा बलों के पास पहुंच जाती है और जैसे ही सूचना किसी भी ऐसे इंसान की पहुंचती है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर किस दूसरे और अधिकारी हो, वो तुरंत पहुंचकर कार्रवाई करते हैं। ये UAV नेत्रा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, वो हम तकरीबन 200 मीटर ऊपर तक ये फ्लाई करता है और ऊपर से ये 2 किलोमीटर रेडियस में कोई भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको वो कैमरे में कैद करके और मॉनिटर पे बताते रहता है कि किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। बिहार में दूसरे दौर के रण में मुकाबला उन नक्सलियों से भी होगा जो छिपकर वार करते हैं। ऐसे में UAV नेत्रा रखेगा उनकी हर हलचल पर नजर। UAV नेत्रा में 6 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। यह जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। नेत्रा हर गतिविधि की तस्वीर मॉनिटर पर भेजता है। दूसरे दौर के मतदान में 4 नेत्रा UAV का इस्तेमाल किया जा रहा है। UAV के साथ 4 हेलीकॉप्टर भी निगरानी के लिए लगाए गए हैं।